हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो बच्चे, आप लोगों ने पिछली वीडियोस देखी और उन वीडियोस में किस तरीके से हमारा स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कितने तरीके का होता है, यानी कि हमारी जो गोलीय दर्पण है वो क्या होता है, कितने तरीके का होता है, और उससे जो कुछ रिलेटेड जो परिभाषाएं थी आपने उन सारे परिभाषाओं को पढ़ लिया। ठीक है, अब हम ये देखने, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, हम ये देखेंगे कि गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब गोलीय दर्पण में दो गोलीय दर्पण आते हैं, कौन कौन से? एक आपका आता है अवतल दर्पण और एक आता है उत्तल दर्पण। तो हम देखेंगे कि हम अवतल दर्पण में हम किस तरीके से प्रतिबिंब को बना सकते हैं और उत्तल दर्पण में किस तरीके से हम प्रतिबिंब को बना सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा ये टॉपिक है, बस आप बने रहो मेरे साथ, पेन और कॉपी निकाल लो और लिखना और समझना, ये दोनों काम आप एक साथ करते चलो। ठीक है, अब देखो, तो हमने कहा सर हमें गोलीय दर्पण के द्वारा हमें प्रतिबिंब बनाना है। तो गोलीय दर्पण में हमने दो चीज़ हमें पढ़नी है, एक हमें अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाना है और एक हमें उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाना है। तो अब जैसे ही अगर हम आपको बोले कि गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाओ, तो देखो आप थोड़ा सा यहाँ पे बात समझो। देखो देखो आप अगर आप मेरी वीडियो को अगर देख रहे हो ना, तो आपको एनसीईआरटी का जो बुक है वो किस तरीके से पढ़ना है, एनसीईआरटी के बुक से किस तरीके से नोट्स निकालना है, वो आप सारी चीज़ें सीख रहे हो। तो जैसे अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे पहले बात में, यहाँ पे अभी कुछ लिखना नहीं, बस आप हेडिंग डाल लो, गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आपने कहा सर कैसे? तो देखो, जब हम बात करेंगे प्रतिबिंब की, तो बेसिकली अब भाई प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब का कोई एक स्थिति होगा, मतलब किस जगह बन रही है। ठीक है, उसके बाद उसका साइज़ कितना होगा, मतलब कि वो वस्तु से बड़ी है या वस्तु से छोटी है ना। और उसके बाद हम उसकी बात करेंगे नेचर की। नेचर का मतलब कि इसकी प्रवृत्ति कैसी है, मतलब वो आभासी है या वो वास्तविक है। तो ये तीन बातें याद रखना। ठीक है, तो अब देखो क्या कहता है कि अब ये जो एनसीईआरटी है वो ये बोलता है कि आप ये बातें, ये एक टेबल दे देता है भाई कि ये किसी अवतल दर्पण द्वारा, अभी ये जो टेबल है वो किसका है, वो अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। आप इस टेबल को देख करके कभी भी ऐसा मत सोचना कि हम इस टेबल को याद कर लेंगे, रट लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। रटना नहीं है, बहुत आसान है ये सब सारी चीज़ें, ये आप जो देख रहे हो ना, बहुत आसान से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने वाली, बस आप मेरे साथ बने रहो। देखो, तो मैंने आपको कहा कि जैसे ही अगर हम प्रतिबिंब की बात करेंगे, किसी भी वस्तु की अगर हम प्रतिबिंब की बात करेंगे अपने गोलीय दर्पण के द्वारा या अवतल दर्पण के द्वारा या उत्तल दर्पण के द्वारा, तो आपको तीन बातें याद रखनी है। क्या? पहली बात आप ये याद रखो, प्रतिबिंब की स्थिति। दूसरी चीज़, प्रतिबिंब का साइज़, कि जो हमारा प्रतिबिंब बना है उसका साइज़ कहाँ, कितना बड़ा है, वस्तु से छोटा है या वस्तु से बड़ा है। तीसरी चीज़, प्रतिबिंब की प्रकृति, मतलब नेचर, कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक है, उल्टा है। ये तीन बातें आपको याद रखनी है, यानी कि ये तीन हेडिंग्स आपको हमेशा याद रखना है, और यही तीन हेडिंग्स आपको न्यूमेरिकल्स में, अंकित प्रश्न में आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा सर, तो आपने ये कहा सर अब ये ऐसा ऐसा कौन सी चीज़ है जिससे हम इस पूरे टेबल को समझ सकते हैं, समझ करके हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो, अब इस चीज़ को समझने के लिए, यानी कि ये जो प्रतिबिंब कैसे बन रही है, मेरी बात ध्यान समझना, ये जो प्रतिबिंब है वो कैसे बन रही है, इस चीज़ को समझने के लिए आपको 4 रूल समझने पड़ेंगे। एनसीईआरटी जो है ये बोलता है कि या तो आप इसको याद कर लो भाई, जो बहुत ज़्यादा बच्चा जो याद करने में जो ज़्यादा बिलीव रखता होगा उसको याद कर लेगा। ठीक है, अच्छा, अब उन बच्चों के लिए जो नहीं रखना चाहते, उसको समझना चाहते हैं, तो उनके लिए देखो क्या है, जो एनसीईआरटी है वो बेसिकली 4 रूल बताती है कि अगर आपने ये 4 रूल पढ़ लिया, बात समझना, अगर आपने ये 4 रूल पढ़ लिया, तो आप किसी भी जो गोलीय, आपका जो कोई भी गोलीय दर्पण है, वो चाहे अवतल दर्पण हो, वो चाहे उत्तल दर्पण हो, तो आप उस गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति को आप बता सकते हो, बना सकते हो। तो अब वो हम सबसे पहले 4 रूल देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, क्या हेडिंग डाल लो कि बेसिकली कुछ ऐसे समझ लो, ऐसे लिख लो हेडिंग कि मतलब प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम, ये हेडिंग डाल लो। अब देखो पहला नियम, देखो क्या कहता है, ध्यान समझना। पहला नियम ये कहता है, अब ये नियम है, ध्यान समझ लो। नियम क्या कहता है, अगर आपने नियम समझ लिया तो आपको प्रतिबिंब बनाने में, प्रतिबिंब की स्थिति निकालने में, कहाँ बन रहा है, क्या बन रहा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ये सब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम ये ध्यान से समझो कि कहता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष से, हाँ देखो, कहता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण, ठीक है, परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। छोड़ दो, ये बातें नहीं आ रही समझ में। देखो अभी हम बात करते हैं भाई, नियम है तो नियम किसके लिए होंगे, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दोनों के लिए होंगे। तो पहला नियम क्या बोलता है कि मान लो अगर हम बात कर रहे हैं, अगर अवतल दर्पण की अगर हम केस की बात कर रहे हैं, तो ये बोलता है कि अगर हमारी कोई क्या है, प्रकाश किरण है, जो कैसे, ये देखो ये आपकी मुख्य अक्ष है, आपने पढ़ा था ना, ये मुख्य अक्ष है। तो अगर हमारी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर के जाती है।
परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर के जाती है। यही आपका पहला नियम है। ये पहला नियम याद रख लेना कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर के जाती है। ये आपका हो गया पहला रूल। ये किसके लिए है? ये आपका अवतल दर्पण के लिए है। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में भी वही केस होगा। देखो, ये कहता है उत्तल दर्पण के केस में ये बोलता है कि अगर हमारी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात, ठीक है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से अपसरित हो जाती है। मुख्य फोकस से अपसरित, देखो है ना ये सॉरी, देखो क्या हुआ कि ये आपकी किरण है, समांतर चल रही है, तो मुख्य तो जब इसका जब परावर्तन होगा तो ये क्या हो जाएगी, ये इस तरीके से चली जाएगी। लेकिन देखने से देखो, जब आप इसको जब पीछे की तरफ बढ़ा रहे हो, तो पीछे की तरफ बढ़ा रहे हो तो ये आपको देखो कैसा लग रहा है, ये आपका लग रहा है कि हाँ ये फोकस से अपसरित हो जाएगी। अपसरित का मतलब कि दो किरणें, देखो दो चीज़ें समझना, अपसरित और अभिसरित। ठीक है, चलो ये वर्ड्स भी आ गए, अपसरित और अभिसरित। देखो, अपसरित का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो एक हमारे पास यहाँ पर कोई एक बिंदु है, ठीक है, एक रे इधर चली गई और एक रे इधर चली गई, तो ये दोनों आपस में कभी मिलने वाली नहीं है, तो इसको हम कहते हैं अपसरित। अभिसरित का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ से हमारी एक रे यहाँ से आई और एक रे यहाँ से आई, ये दोनों आपस में अभिसरित हो गए। तो ये दो वर्ड्स याद रखने, ये दो शब्द आपको याद रखना, अपसरित और अभिसरित। चलो देखो, तो ये बातें आगे समझ में, यानी कि ये फोकस से क्या होता है, अपसरित, ये ऐसे लगता है कि ये फोकस से होकर के आ रही है, ठीक है, फोकस से होकर के जा रही है, सॉरी, आपका जो भी फोकस है ये उससे होकर के जा रही है। अच्छा, ये पहला नियम था, ये पहला रूल था। अच्छा, अब दूसरा रूल देखो, दूसरा रूल क्या कहता है। दूसरा रूल ये कहता है, दूसरा नियम क्या है कि अवतल दर्पण के मुख्य, अभी हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण, अथवा उत्तल दर्पण का भी देख लो, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर के निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। नहीं आया समझ में? चलो फिगर के थ्रू समझते हैं। बस आप बने रहो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। आप उस चीज़ों को, जिस भी तरीके का आपका जो भी पढ़ने का नेचर है, ठीक है, उस चीज़ को थोड़ा सा बदलो। पहले डेफिनेशन पढ़ो, देन उसके बाद हम चीज़ों को फिगर के थ्रू समझेंगे, लेकिन समझ में तो जरूर आना है। ऐसा नहीं है कि आप बिना समझे यहाँ से जाओगे, ठीक है। देखो, तो दूसरा नियम ये कहता है भाई कि पहले हम अवतल दर्पण के केस की बात करते हैं, ठीक है, अवतल दर्पण के केस की बात करते हैं। तो क्या बोलता है अवतल दर्पण के केस में, कहाँ गया, सॉरी, देखो, अवतल दर्पण के केस में क्या बोलता है कि यदि हमारी कोई प्रकाश किरण कैसे जाती है, अगर मुख्य फोकस से होकर के जा रही है, देखो ये कहाँ से जा रही है, ये मुख्य फोकस से होकर के जा रही है, मुख्य फोकस से होकर के जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात वो हमारे मुख्य अक्ष के कैसे हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये आपका दूसरा नियम है, ठीक है। सिमिलरली ये उत्तल दर्पण वाले में भी देख लो, उत्तल दर्पण वाले में देखो कि अगर हमारी कोई प्रकाश किरण, देखो कहाँ से जा रही है, अगर हमारी कोई प्रकाश किरण कहाँ से जा रही है, देखो मुख्य फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। हो गई ना, देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। देखो बच्चे, अगर आपको ये चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही हैं, इसका मतलब है कि आपने जो आपका जो दर्पण है, यानी कि गोलीय दर्पण में आपने जो पढ़ा है, अवतल और उत्तल दर्पण, आपकी वो चीज़ें क्लियर नहीं है। तो आप क्या करो, आप पहले पिछले वाले वीडियोज़ को जा करके देखो, और अगर आपकी ये चीज़ें अगर क्लियर है तो आप 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज़ करो और आप अपनी कॉपी में पहले उत्तर और अवतल दर्पण बना करके देखो कि क्या हमें ये चीज़ क्लियर है कि नहीं, कि कहाँ क्या फोकस कहाँ होता है, जो हमारा वक्रता केंद्र है वो कहाँ होता है, ध्रुव कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें क्लियर है ना, तभी ये चीज़ें समझ में आने वाली हैं, ठीक है। तो ये आपने दूसरा नियम पढ़ लिया कि भाई दूसरा नियम क्या होता है, कि दूसरा नियम आप ये अपने देखो, अपने वर्ड्स में लिखना सीखो कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर के जाती है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये आपका दूसरा नियम हो गया, ठीक है। दोनों नियम याद रहे। अच्छा, तीसरा नियम देख लेते हैं। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम बहुत ही आसान है। ये कहता है कि अगर हमारी कोई प्रकाश किरण हमारी वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है, कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात वो उसी रास्ते से वापस लौट जाती है, यानी कि जिस रास्ते से आई और उसी रास्ते से वापस लौट गई। कब? अगर हमारी कोई प्रकाश किरण सी से होकर के जाएगी तब, ठीक है। ये आपका हो गया तीसरा नियम। सिमिलरली इस वाले केस में भी देख लो, ये यहाँ से गई, अब यहाँ तक तो ऐसे जाएगी नहीं, हम यहाँ बस ऐसे इमेजिन करेंगे, फील करेंगे, क्योंकि भाई हमने आपको बताया था ये हमारी आभासी दुनिया है, ठीक है। इधर मिरर के जो दर्पण के पीछे की जो दुनिया होती है वो कैसी दुनिया होती है, आभासी दुनिया होती है। तो ये इधर आई और इधर से वापस क्या हो गई, रिटर्न होकर के वापस चली गई। तो अब आपको 3 नियम समझ में आ गए। एक और चौथा रूल भी है, फोर्थ रूल भी है, ये भी देख लो। बेसिकली इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन समझ लो, एनसीईआरटी अगर बोलता है तो समझ लो। देखो ये क्या बोलता है कि अगर कोई किरण हमारी ध्रुव पर डायरेक्टली जाकर के जो है वो जाकर के अगर गिरती है, तो क्या होगा, परावर्तन के पश्चात जो होगा वो
सेम उसी एंगल पर, मतलब कि जितना एंगल यहाँ बना है सेम उतना ही एंगल से वापस भी लौट जाती है। तो आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो ये बेसिकली 4 नियम हैं। अच्छा, अब सर इनका हमारे जो प्रतिबिंब बनने हैं, अब इनसे उनका क्या लेना देना? तो याद रखना बच्चे कि अगर आपको प्रतिबिंब बनाना है, वो चाहे अवतल दर्पण की बात करें या चाहे उत्तल दर्पण की बात करें, तो आपको इन चारों नियम में से, फिर से मेरी बात सुनो, आपको इन चारों नियम में से कोई भी 2 नियम एक साथ अप्लाई करने पड़ेंगे। मतलब कि ये जो 4 नियम हैं, इन 4 नियम में से कोई भी 2 नियम आप एक साथ किसी भी एक कंडीशंस को दिखाने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये रहे कुछ नियम से रिलेटेड हमारे कुछ मतलब जो बातें थी वो आपने आई होप समझ ली होंगी। बहुत अच्छे से आप इसको समझ लो, बहुत ज़्यादा आसान है, कोई ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट वाला बात नहीं है। ठीक है? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।